नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो आज बेसिकली हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड्स में 100% गारंटी आप बोल सकते हो कि उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको उसमें मिल रहे होंगे। सेम फॉर्मेट के हो सकते हैं या तो सेम डेटा का यूज करके आपसे नए तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। तो आपने मेरे साथ हर एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और सबसे पहला काम होगा खुद से आपको अटेम्प्ट करना, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस पर आपको आना है। और दूसरी चीज, हर क्वेश्चन में खुद की मार्किंग करते हुए चलिएगा। कितने क्वेश्चंस में आपने कितनी मार्किंग गेन करी है, +2 -1 करते चलिएगा। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा हमारा मार्किंग स्कीम, बट ओवरऑल आप अपना स्कोर एक बार जरूर चेक करिएगा कि आपने कितना स्कोर करा हुआ है। देखो, मैंने सेम तरीके का सेशन अपनी केमिस्ट्री के लिए भी किया था हम सभी लोगों ने। अगर आप देखोगे हमारे चैनल पर ही जाके, दैट इज आप जैसे ये लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, लाइव वाले सेक्शन में आई थिंक मैंने डेटा यहाँ पर बंद कर दिया है, तो लेट सपोज मेरे एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। तो अब आई थिंक दिख जाएगा आपको लाइव वाले सेक्शन में। यहाँ जैसे आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री, जिसमें 25 मार्क्स आपको गारंटीड होने वाले। और वहां पर भी जितने क्वेश्चन हम सभी लोगों ने किए थे वो भी टू द पॉइंट थे और एक्यूरेट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि एसिड बेस इंडिकेटर का सवाल लेके आ गया हूं, नहीं। बैलेंसिंग का सवाल नहीं लेके आया हूं भाई। ऐसे क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उनको सॉल्व करने की हम लोगों ने कोशिश की थी वहां पे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को फटाफट से, जल्दी जल्दी से, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ कराऊंगा मैं, कुछ होमवर्क दे दूंगा, लेकिन इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में रैंकर्स बोर्ड्स में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो पूरी की पूरी पीडीएफ। कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा, दैट इज फॉर योर होमवर्क, बट उसके सॉल्यूशंस के साथ ही पीडीएफ आपको मिलने वाली है। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के भाई। फटाफट से जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और एक एक करके बढ़िया से सारे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम लाइट चैप्टर की बात करें, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि लाइट चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं और कहां कहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं। सबसे पहली जो चीज है ना, वो चीज है कि आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर का, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा पूछी जाती है और इस बार भी पूछने के बहुत सारे चांसेस है। देखो, रे डायग्राम हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ लिया जाए या फिर किसी क्वेश्चन में इंक्लूड करके पूछ लिया जाए। और दूसरी जो चीज है वो क्या भैया, कि मिरर फॉर्मूला हो गया अपने पास, मिरर हो गया या लेंस हो गया, दोनों का जो फॉर्मूला है ये आपने अच्छे तरीके से याद होना चाहिए विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है साइन कन्वेंशन जो आप छोड़ के जाते हो, जिसको थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्चुअल डेटा अपने दिमाग में रहता है कि अच्छे तरीके से आप पुट नहीं कर पाते हो। इस सेशन में वो भी चीज आप सीख जाओगे, एक एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। और इनका यूज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विद किसके साथ, तो मैग्निफिकेशन के साथ। लेंस का मैग्निफिकेशन लेंस के साथ और मिरर का मैग्निफिकेशन मिरर के साथ। ऐसा नहीं कि उल्टा कर देना, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव वाली डेटा बदल जाती है। देखो, सेम चीज आप समझ के रखना, जब लेंस फॉर्मूला होता है तो 1/v - 1/u हो जाता है। मिरर फॉर्मूला होता है तो 1/v + 1/u होता है। तो इसमें भी क्या पॉजिटिव नेगेटिविटी चेंज होती है। आप इसको देखोगे कैसे चेंज होती है, तो जैसे आप मिरर की ऑब्जर्वेशन को देखो, एक बार लेंस की ऑब्जर्वेशन को देखोगे इमेज की जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। एक केस में इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही होती है, एक केस में बिहाइंड द लेंस बन रही होती है। तो जैसे ये दोनों केसेस बदलते हैं, वहां पर साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन में भी सेम है कि लेंस वाले फार्मूला में पॉजिटिव हो जाता है सब कुछ और मिरर वाले फार्मूला में नेगेटिव हो जाता है। हाइट पे कोई वेरिएशन नहीं आता, वेरिएशन सिर्फ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज के ऊपर आता है। इज दैट क्लियर? चलिए, यहां तक हो गई बात। और तीसरी जो चीज इससे आ जाती है कि वो आपने याद रख लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो भी रिफ्रैक्शन के केसेस हैं, इमेजेस जितने भी बन जाते हैं वो इमेजेस अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल सी बात बोलूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ी चीज नहीं आपको पढ़नी है, जस्ट आप ओम्स लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ लो और ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कि सर्किट में कैसे सॉल्व करेंगे, कि किसी भी सर्किट का अगर नेट रेजिस्टेंस आर है और उसमें टोटल जो पोटेंशियल लगा रखा हमने वी लगा रखा है, तो करंट क्या होगा, V/R होगा। ये ओम्स लॉ का थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बोलूंगा काम कर लेना। अगर वो काम कर लेते हो तो फिर आप यहाँ पर जैसे ही बात होगी, यहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अच्छा यहाँ पेन ही नहीं चल रहा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसके ऊपर जरूर काम कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
ये इतने 2 चैप्टर से हो गया अपनी बात। और अगली बात आ जाती है ह्यूमन आई वाले चैप्टर से। ह्यूमन आई वाले चैप्टर से, अब ह्यूमन आई वाले चैप्टर से क्या क्या पढ़ना आपको, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा डिफेक्ट ऑफ आई एक बार देख लीजिएगा। डिफेक्ट ऑफ आई देखने के साथ साथ, अब डिफेक्ट आप आई में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहले तो जो भी डिफेक्ट है वो किस रीजन से प्रोड्यूस हुए, भाई इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो गया है या फोकल लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया है, ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद दूसरी जो चीज आ जाती है वो आ जाती है उसकी करेक्शन, कि करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे और प्रॉपर डायग्राम क्या होने वाला है। अगर तुम्हारी डिमांड रहेगी इस चीज के ऊपर तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कल एक अपने पास टाइम होगा संडे का, सॉरी संडे नहीं, कल का टाइम है, उसमें हम लोग इस चीज को कवर कर लेंगे, ठीक। और इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये एक बार देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा एंगल इमर्जेंस है, कौन सा एंगल इंसिडेंट है, कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म है, कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन है, उसकी पोजीशंस को देख लेना है। उससे बाहर सवाल आपसे निकालने के लिए नहीं आएगा, कैलकुलेट करने के लिए तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो आएगा कहाँ से, ठीक। ये आपने देख लेना। और लास्ट चैप्टर जो बच जाता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस हर एक शेप के कारण फील्ड लाइंस ड्रॉ करना आना चाहिए। और फील्ड लाइंस अगर आप ड्रॉ कर लेते हो उसके बाद जो डोमेस्टिक सर्किट वाला पार्ट है इतना आप कर लीजिए, आपके इस चैप्टर का काम हो जाता है खत्म। मैं देखो बहुत शॉर्टकट में आपसे बातें कर रहा हूँ, लिखने को मैं पूरा चैप्टर लिख सकता हूँ कि पूरा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन की मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो वो इन टॉपिक्स से है कि फील्ड लाइंस आप अच्छे से एक बार देख लो, सोलेनॉइड का हो गया, सर्कुलर लूप का हो गया, या फिर एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर का हो गया, किसी भी चीज का हो गया, ठीक। और दूसरी जो चीज, एक एनसीईआरटी में एग्जांपल आप देखोगे कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो उसकी यूज करना सीख जाना। फादर मदर चाइल्ड, फादर इज व्हाट फोर्स, मदर इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड इज व्हाट चार्ज। तो चार्ज की मोशन की डायरेक्शन ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी द फोर्स की डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली दे देगा अगर ये दोनों को प्रेजेंट आप पुट करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दियर्स, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, फटाफट से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, देखो हमेशा एक चीज तुम दिमाग में रखना, जो भी क्वेश्चंस तुमको दिखे हर क्वेश्चंस के लिए पहले उसकी गिवन डेटा को लिखने की कोशिश करना, ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। हर क्वेश्चन के लिए क्या करना भाई, तुम भी क्यों परेशान हो रहे हो, आ जाओ इधर आ जाओ, आओ इधर आओ, ठीक ठीक। हर क्वेश्चन में पहले क्या लिखना, आपने गिवन डेटा लिखना है, गिवन क्या क्या है अपने पास। गिवन है कि 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना भैया 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ कितना भैया 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमको दिया क्या गया है कॉनकेव, तो कॉनकेव का माइनस हो जाता है, ये आप जरूर ध्यान से रखिएगा, ये चीज शुरू से ही अपनी केयरफुल रहिएगा कि विद साइन कन्वेंशन ही डेटा को लिखने की कोशिश करिएगा। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज u इज इक्वल टू कितना है, तो 45 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब अगर आप ध्यान से समझें तो मुझे नेचर अभी आप बिना कुछ सॉल्व किए नेचर बता सकते हैं, बिना कुछ सॉल्व किए नेचर को बता सकते हैं, बट कैसे भैया बताइए। आपने रे डायग्राम याद किया था क्या, याद किया था। अब लेट सपोज अगर फोकल लेंथ हमारा क्या है 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 45 पर रखा गया, तो क्या बिटवीन सी एंड एफ वाला केस है, बोलो क्या बिटवीन सी एंड एफ वाला केस और बिटवीन सी एफ एंड वाला केस है, तो मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही होगी वो बियॉन्ड सी बन रही होगी। इट मीन जो v की वैल्यू है वो किससे ज्यादा होगी, तो 60 सेंटीमीटर से ज्यादा आनी चाहिए। बस देख लो, अगर 60 से कम आती है तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है फिर, है ना। देखो कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया, चलो निकालते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही है, यहां लिखोगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो हमें चाहिए क्या, v चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ऐसे कर लिया करो हमेशा, जो चाहिए उसको लेफ्ट में रखो, जो नहीं चाहिए उसको एक तरफ रखो, जो गिवन है उसको एक तरफ रखो। तो f कितना है -30, तो यहां लिख दो 1/-30, और माइनस ये था, ये माइनस का माइनस फिर से क्या हो जाएगा -45, ठीक, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ओहो यहां तो लिख ही नहीं पा रहे हैं, चलो ऊपर ही लिखते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 45, एलसीएम अगर टोटल लोगे तो 90 आ जाएगा, 90।
अब 45 वाला प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो 30 तिहाई तो -3 यहाँ आएगा, प्लस 45 2 टाइम्स होगा तो ये 2 आएगा, तो -3 + 2 तो -1/90 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, तो 1/v की, तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -90 सेंटीमीटर आ गई। क्या ये 60 से बड़ी है या 60 से छोटी है, जब फटाफट से बताइए, बड़ी है या छोटी है? आपको देख के समझ में आ रहा होगा भाई बड़ी है ना। माइनस हटा दीजिए, माइनस जस्ट बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है, ठीक, बस उतनी चीजें वो बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है क्या? अब हमें चाहिए दूसरी चीज, तो हम यहां लिख सकते हैं यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। हम अगर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का यूज करें तो m बराबर क्या होता है, तो ये होता है HI/HO, और ये क्या होता है, -v/u का u होता है। तो हम इतना का यूज करेंगे और यही आपसे हमेशा यूज कराया जाएगा। आपसे मैग्निफिकेशन HI/HO के टर्म्स में नहीं यूज कराया जाएगा, HI/HO को -v/u के टर्म्स में हमेशा यूज कराया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ही दिया जाएगा तो आपको इन दोनों को रिलेट करना होगा, मैग्निफिकेशन निकालो फिर मैग्निफिकेशन को रिलेट करो। तो यहां से अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना है, देखो HI ही निकालना है, HI निकालना था हमको और हमको V निकालना था, तो V अपने पास आ चुका है, कितना है, ये वैल्यू है। HI अब हमें निकालना है, तो HI बराबर क्या होगा, माइनस अब ऐसा होता है ना तो दिमाग खराब होता है फिर, चलो यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर आ जाते हैं। HI बराबर क्या होगा, -v/u × HO, ये होगा। तो v की वैल्यू कितनी है, माइनस का -90 सेंटीमीटर, u की -45 सेंटीमीटर, और ये कितना था, HO कितना था, तो 6 था, तो माइनस, और ये वाला माइनस ये वाला माइनस कट गया, 45 दूना 90, 6 दूना 12, तो जो HI की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, -12 सेंटीमीटर। और HI अगर माइनस आ रहा है मतलब आप समझ सकते हो कि इन्वर्टेड इमेज है, और इन्वर्टेड जब भी है तो उसका जुड़ा भाई क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा, जुड़ा भाई रियल आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड के साथ जुड़ा भाई उसका रियल ही होता है, कि इन्वर्टेड जब भी होगा तो उसका जुड़ा भाई रियल उसके साथ होगा, मतलब रियल इमेज होगी तो वो इन्वर्टेड ही होगी। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल का जुड़ा भाई कौन है, इरेक्ट होता है। कि भाई कोई भी चीज अगर सीधी है ना तो वो है नहीं, इस दुनिया में ये ट्रुथ है कि कोई भी चीज सीधी है तो इसका मतलब है नहीं, वो वर्चुअल ही है। और कोई चीज अगर उल्टी है ना तो मतलब वो है ना, समझ में आ रही बात? ये नेचुरली लोगों पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। आ गई अपने पास, ऑल्सो ड्रॉ द लेबल्ड रे डायग्राम फॉर दिस केस, आप बना सकते हैं इन दिस केस। ये आपके लिए मैं काम छोड़ सकता हूँ क्या, बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। अगर ये स्पेस चल रहा होता मेरे पास तो मैं जरूर बना देता। अच्छा चल रहा है यहाँ, देखो ये हो गया F अपने पास, ये हो गया C अपने पास, ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ रखा गया है, एक पैरेलल जाएगा F से पास कर जाएगा, ठीक, और एक कहाँ से पास करा दे, तो एक F से ही पास करा दीजिए, तो ये कुछ इधर आके थोड़ा जल्दी कट गया, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कट गया है, बट मैं इसे सुधारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ जाएगा, यहाँ से आके कुछ और इधर कटेगा, तो C को थोड़ा, C को शिफ्ट कर लेते हैं ना भाई, एग्जैक्ट C को ही थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि यहाँ C है, ये C है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज बनी है कुछ, ठीक, बस ये लेवल रे डायग्राम हो जाए, ठीक है। ऐसे आपको हर एक डायग्राम को बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द निडल इज सोन इन द स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर, ठीक है, एक वही वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज नापने काम करता है। द लीस्ट काउंट, देखो लीस्ट काउंट का क्या मतलब भैया, जो मिनिमम रीडिंग दे सके। लीस्ट काउंट का मतलब क्या, मिनिमम वो रीडिंग जो वो दे सकता है। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है, मिनिमम रीडिंग, मिनिमम रीडिंग जिससे हम उसको नाप सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। जैसे अगर आपके पास 1 किलो का वेट है तो आप उससे मिनिमम कितना नाप सकते हो, 1 ही केजी नाप सकते हो। अब भाई हो सकता है 1 केजी नाप लिया फिर दोनों को आपने मर्ज कर दिया, तो आप मैक्सिमम तो कुछ भी नाप सकते हो। मिनिमम भाई आधा किलो तो उससे नहीं नाप सकते ना, अगर मेरे पास 1 केजी का वेट है तो मैं उससे 1 ही नाप सकता हूँ। वैसे अगर अपने पास वोल्ट मीटर है तो ये रीडिंग सबसे पहली जो रीडिंग देगा वो रीडिंग कौन सी देगा, ये वाली देगा क्या, ये वाली देगा क्या। सबसे मिनिमम जो रीडिंग ये दे सकता है वो यही वाली दे सकता है। इससे ज्यादा तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन 0 से लेके 1 वाले पॉइंट के बीच में इतना ही दे सकता है। तो मैं इसको खींच देता हूं, दैट इज 1 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां
और ये वाला क्या है 10वां पॉइंट। टोटल 10 पॉइंट है ऐसे। अगर पहले पॉइंट मिनिमम कितना रीडिंग देगा, ये पहला पॉइंट की ही रीडिंग देगा। और हम देखें अगर ध्यान से तो यहाँ मेरा जो 10 कॉलम है, 10वां जो पॉइंट है ना, ये कितने को बता रहा है, तो ये 1.5 वोल्ट को बता रहा है। जो 10वां पॉइंट है वो कितने को बता रहा है, 1.5 वोल्ट को बता रहा है। मतलब अगर एक पॉइंट की मैं बात करूं तो एक पॉइंट मुझे कितने की वैल्यू देगा, तो ये एक पॉइंट देगा मुझे 0.15 वोल्ट की वैल्यू देगा। बोलो क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर 10 पॉइंट की वैल्यू है 1.5 तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 0.15। इट मींस अगर 1 पर सुई है तो ये वोल्ट कितना बता रहा होगा, ये बता रहा होगा 0.15 वोल्ट की वैल्यू बता रहा होगा। बोलो क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रही है। तो मिनिमम जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन सी है। क्लियर है? क्लियर है क्या इतना? तो ऑप्शन ए या सी में से ही कोई करेक्ट होगा, ये वाला तो दोनों खत्म हो गया। अब बात बच जाती है कि अभी जो ये रीडिंग दे रहा है ये कितने की दे रहा है। तो मैं बोल रहा हूं यहां तक तो 1.5 ही था, एक कॉलम दो कॉलम। जब एक कॉलम की वैल्यू है 0.15 तो दो कॉलम की वैल्यू कितनी होगी, ये तो हो जाएगा 1.5 ये था, प्लस इसमें जोड़ दीजिए 0.3, ये आप जोड़ दीजिए। बोलो क्योंकि अगर एक कॉलम की वैल्यू है इतनी तो दो कॉलम की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 0.3 वोल्ट। बोलो तो एक यहां तक तो 10वें कॉलम, ये 12वां कॉलम है ना, तो अगर एक कॉलम का इतना तो 12 कॉलम का आप निकाल लीजिए, वही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.8 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसमें 0.15 वोल्ट इज लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट है और करंट रीडिंग जो दे रहा है वो कितने की दे रहा है, तो वो 1.8 वोल्ट की रीडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? होनी चाहिए। क्लियर हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। 3 नंबर का सवाल पूछा गया है। ये रे 1 है, रे 2 है अपने पास। देखिए रे 1 तो जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है और ये बात हमको पता है। और ये बेसिकली एफ होना चाहिए, नॉट आर, ये एफ होना चाहिए। और अगर कोई चीज पैरेलल आती है तो ये कहां से पास करती है, ऐसे पास करती है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये कहां जाएगी, जाएगी तो ऐसे ही, जाएगी तो ऐसे ही, लेकिन हमें लगेगा कि ये वहां से आ रही है, लेकिन ये रे कहां जा रही होगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी। कहां जा रही होगी, तो ऊपर की तरफ जा रही होगी। और ये दोनों जहां कट कर रही हैं वही इमेज का पॉइंट बन रहा होगा। इमेज कहां बन रहा होगा, यहाँ बिटवीन पी एंड एफ बन रहा होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। मेंशन द नेचर, नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल। और वर्चुअल का जो सीधा भाई है वो कौन है भैया, इरेक्ट है। वर्चुअल और कोई चीज है ही नहीं तो वो सीधी ही होगी। पोजीशन कहां होगी, तो पोजीशन होगी बिटवीन पी एंड एफ। साइज क्या होगा, तो साइज होगा डिमिनिश्ड, हमेशा छोटा ही बनता है। किसके केस में भैया, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कितना भी बड़ी चीज हो छोटा ही बनेगा। और किसी बड़े से हॉल की छोटी सी इमेज देखनी है तो भी कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। टर्निंग पॉइंट पर भी कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत सारी चीजों की छोटी सी इमेज बनाएगा। देखो इतना बड़ा पेन है तो हो सकता है उसकी इमेज कितनी बड़ी दे रहा हो, ये इतनी बड़ी दे रहा हो। तो भैया अगर इतना बड़ा बिल्डिंग होगा तो उसकी इमेज भी छोटी सी, मतलब पूरे बिल्डिंग की अगर इमेज देखनी हो तो कौन सा मिरर यूज करोगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करोगे। किसी भी बड़ी चीज की अगर इमेज तुम्हें देखनी हो, देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इतना बड़ा, इमेज कितना मिल रहा है, इतना, मतलब मैं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लूंगा तो हो सकता है इतने में ही दिख जाए। तो जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट लोगे उसकी छोटी सी इमेज दिखेगी। और ये कौन दिखा सकता है, सिर्फ दिखा सकता है कॉन्वेक्स। स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस। अगर आप देखोगे तो इमेज कहाँ है, राइट साइड में बना है, मतलब v की जो साइन कन्वेंशन होगी वो पॉजिटिव होगी अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन। ठीक, जो भी हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मूव, यहाँ लिखोगे आप, हेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, वी हैव टू मूव राइट फ्रॉम द मिरर। So that's why the sign convention for the mirrored object, sorry, image distance will be positive. ठीक, हमें इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंस से राइट की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे कमिंग, उसी की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई उसके लिए क्या होगा, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या? दोनों क्वेश्चंस हो गए। 2 नंबर का, 3 नंबर का सवाल था ये, 1.5 नंबर का। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। चलो ये मान लो अपने पास एक मैंने कुछ भी ले लिया है, इसमें एक वायर गया है यहाँ पर, यहाँ से करंट जा रही है।
ठीक, ये वायर ऐसे कुछ बनाने की कोशिश किया करो तुम लोग, ऐसे। ठीक, मतलब ये कहाँ जाएगा, ऐसा करंट होगा, 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 और यहाँ पे भी ऐसा ही करंट। ये कोई हमने एक पेपर लिया था, उस पेपर के रोल पर इसको रब कर दिया है, राउंड कर दिया है। ठीक, अब इसमें हमें चाहिए, तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको डायरेक्शन जब भी चाहिए ना, तो आप ये वाला लेफ्ट हैंड उठाओ और ये चार उंगलियां वो करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करो। देखो करंट कैसा आ रहा है, मतलब ये अगर ऐसी चीज है तो, अगर ये ऐसा रोड है तो करंट ऐसा आ रहा है क्या, ऐसा आ रहा है क्या, ऐसा आ रहा है, देखो ध्यान से ऐसे। ये चारों उंगलियों की एक एक उंगली मानो और उसको करंट की डायरेक्शन में लेके जाओ, इन चारों को एक मान लो और करंट की डायरेक्शन में लेके जाओ, थंब को ऐसे परपेंडिकुलरली रखे रहना। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये डायरेक्शन, देखो हमको पहले तो ये स्ट्रक्चर तो अपने मन में बना ही लेना, ये स्ट्रक्चर तो अपने मन में क्या अपनी कॉपी में बना ही लेना कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये ऐसे भाग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर निकल रही होंगी, इधर की तरफ निकल रही होगी, इधर की तरफ निकल रही होगी। ठीक, ये इधर जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी, ये अंदर की तरफ आ रही होगी, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, और ये भी अंदर की तरफ, बन गई अपनी ड्यू टू सोलेनॉइड। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का तो भाई कुछ सोचना ही नहीं है तुमको, बार मैग्नेट के बारे में तो तुमको कुछ सोचना ही नहीं है। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ से निकल के सेम, देखो स्ट्रक्चर तो सेम बनाना है, बस वहाँ करंट की डायरेक्शन का ध्यान रखना, यहाँ कोई डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना। नॉर्थ पोल पे हमेशा ओरिजिनेट होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से टर्मिनेट होगी, बस इतना सा ध्यान रखना है तुमको। और इनसाइड पैरेलल हो जाएगी, इनसाइड अगर बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। इनसाइड यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, इसको पैरेलल ज्वाइन कर दो, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। इनसाइड डायरेक्शन पलट जाती है बट वहाँ उल्टी हो जाती है, तो ये वाला अगर देखोगे तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये वाला साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो सोलेनॉइड कैन बी बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, हम बोल सकते हैं, बट उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन शो कर सकता है, बट वैसे वहाँ नहीं शो हो सकती, इसमें फिक्स है, इसमें चेंज हो सकती है। लिस्ट टू डिस्टिंग्विशन फीचर्स बिटवीन टू फील्ड्स, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि सेम तरीके का है बट हमें डिस्टिंग्विशन चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड, बट यहाँ चेंज नहीं हो सकती। आप लिख सकते हैं दूसरा कि हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, किसका, चेंज इन सोलेनॉइड बट नॉट इन बार मैग्नेट। भैया बार मैग्नेट की पोलैरिटी आप नहीं चेंज कर सकते हो, वो अगर इधर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ही रहेगा बस, लेकिन यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो तुरंत पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इधर नॉर्थ था तो इधर साउथ नॉर्थ हो जाएगा। तो बाय चेंजिंग द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड। ठीक, ये दो बातें हो गई यहाँ पर। अगली चीज आ जाइए, फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होल्ड द कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। ठीक है, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर टू द व्हाइट कार्डबोर्ड हेल्ड क्लोज टू द मिरर। देखो हमको क्या करना है, कॉनकेव मिरर अपने पास, उसका जो फ्रंट रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो सन की तरफ रखना है अपने हाथों से पकड़ के, और उसके सामने एक कार्डबोर्ड रखा गया है जो कि व्हाइट कलर का है, व्हाइट पेपर है अपने पास। मूव द कार्डबोर्ड बैक एंड फोर्थ, कार्डबोर्ड को आगे पीछे, ये फिक्स है, ये कार्डबोर्ड को आगे पीछे हम कर रहे हैं। ठीक, हमें क्या करना है, अंटिल यू फाइंड अ ब्राइट एंड शार्प स्पॉट ऑफ द लाइट ऑफ द बोर्ड, हमें तब तक नहीं रुकना है जहां तक वो जो सन की पूरी लाइट उस पर फॉल हो रही थी, सबसे ब्राइट वाला पॉइंट जहां उस कार्डबोर्ड पर दिख जाएगा वहीं पर हमको रुक जाना। और हमें पता है कि वो वाला पॉइंट कौन सा होता है, वो फोकस का पॉइंट होता है, क्योंकि सन से जो भी लाइट आती है वी हैव टू सपोज दैट कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जितनी भी लाइट रे आती है वो कहाँ मिलती है, तो वो फोकस पर मिलती है। क्लियर है? तो जहां पर सबसे ब्राइट स्पॉट और शार्प स्पॉट मिलेगा वो फोकस का पॉइंट होगा। दिस स्पॉट ऑफ द लाइट इज द इमेज ऑफ द सन शीट ऑफ द पेपर विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, वी नो दैट। लिस्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ द कॉनकेव मिरर, अगर हमें दो एप्लीकेशंस की बात करनी हो तो हम बोल सकते हैं कि हम कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहला हम यूज करते हैं सेविंग मिरर की तरह, इसको यूज करते हैं, सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। दूसरा सोलर कुकर में इसको यूज करते हैं, सोलर कुकर में यूज करते हैं। तीसरा टॉर्च लाइट में यूज करते हैं इसको।
क्योंकि ये पैरेलल बीम्स को क्रिएट कर देता है, तो लंबी दूरी तक चीजें जाएंगी। और भी बहुत सारे यूजेस हैं उसके। इफ द concave if the distance between the mirror and the principal focus is 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर फोकस कितना है भैया 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 2 टाइम्स ऑफ एफ, क्योंकि एफ कितना होता है? तो एफ बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ये हम जानते हैं। तो आर कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ एफ, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। बोलिए, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? 2 नंबर अपने पास हो गए। आइए अगले सवाल पर। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड, अच्छा, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए फटाफट से इसका ड्रॉ कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। और ये 6th केस है अपने पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है अपने पास। ठीक, ये है लेट सपोज फोकस, ये है लेट सपोज अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ये है पोल, पोल एंड फोकस के बीच में रखा गया, तो अगर यहाँ से हम एक पैरेलल बीम को पास कराते हैं, तो ये कहाँ से पास करती हुई जाएगी? बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जा रहा है, तो ये कहाँ से पास करती हुई जाएगी? तो ये पास करती हुई जाएगी फोकस से। स्केल नहीं है ना, बहुत दिन हो गया डायग्राम बनाए। चलो ऐसा कुछ जाएगी। और दूसरी जो चीज़ ले सकते हैं हम यहाँ से ले सकते हैं, भैया जितने एंगल पर ये जा रही होगी उतने ही एंगल पर यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और टेढ़ा बन गया, उसको उतने ही एंगल पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, ऐसा कुछ। अब ये दोनों देख के आपको लग रहा होगा कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। पीछे की तरफ एक्सटेंड करते जाइए, इनको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करते जाइए। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? तो ये दोनों कुछ इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। यही हमारा इमेज का पॉइंट है, यही हमारे इमेज का पॉइंट है, यही हमारे इमेज का पॉइंट है। एक आपको ले लेना है पैरेलल, और पैरेलल वाली हमेशा कहाँ से पास करती है? तो ये हमेशा पास करती है फोकस से। और दूसरी जो चीज़ है वो है अपने पास कि हम जिस एंगल पर पोल पर फॉल कराएंगे, उसी सेम एंगल पर वहाँ से फॉल करेगी। अगर दिस विल बी आई, तो ये भी कितना होगा? आई होगा, जो कि किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, तो ये अपनी हमारी क्या आ गई? इमेज की फॉर्मेशन। तो दिस विल बी वॉट? वी, और दिस विल बी वॉट? यू, और ये कितना होगा? तो दिस विल बी वॉट? दिस इज एफ। तो हर एक चीज का इंक्लिनेशन आप, सॉरी, हर एक चीज की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से इसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट, अच्छा लिखते हुए चलिए। सबसे पहला ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो कितना है? मात्र 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। गिवन डेटा जो है उसको जल्दी जल्दी से लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर्म्ड, अच्छा, साइज जो प्लेस्ड है वो 100 सेंटीमीटर पर है, और 100 सेंटीमीटर का मतलब माइनस में है। इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एज द सेम पॉइंट वेयर, अच्छा सेम पॉइंट पर फॉर्म हो रहा है, मतलब v बराबर कितना है? तो ये भी है माइनस का 100 सेंटीमीटर। मिरर है ना, मिरर है ना, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि जब भी ये बन रहा होगा तो मतलब ये एट सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस है, एट सी का केस है। मतलब जो सी की वैल्यू होगी, जो कि आर की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर ही होगी। और आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू कितनी? 50 सेंटीमीटर। बोलो, जस्ट उसका आधा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गया क्या? फोकल लेंथ आ गया क्या? अगर मेरे यूजिंग मिरर फार्मूला बोला होता तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f करते। तो जितनी v की वैल्यू है -100 और u की भी वैल्यू है -100, -100 हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 100, तो ये कितना आ जाएगा? 1/f, और यहाँ से काटोगे माइनस का 1/50, तो f बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 50 सेंटीमीटर। यहाँ से भी आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। क्लियर है क्या? मैग्निफिकेशन ऑफ द दिस, मैग्निफिकेशन के लिए भी आप देखोगे v और u सेम है, दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। निकाल लो, यहाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिख लो। मैग्निफिकेशन बराबर माइनस का v/u, तो ये माइनस ऑफ -100 अपॉन माइनस का 100, ये कट गया, माइनस m बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। क्लियर? m बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 ये दिखा रहा है कि हमारा जो इमेज है वो बराबर है किसके साइज के? ऑब्जेक्ट के साइज के। जो साइन है वो बता रहा है, माइनस साइन बताता है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड को। और 1 मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, वो रिलेटिव साइज बताता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। जो साइन होगा वो साइन बताता है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाला है। क्लियर है? चलिए, पहला भी हो गया और दूसरा भी हो गया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। An EMF source of 8 volt is connected to the purely resistive electric appliance, a light bulb, एक कोई लाइट बल्ब है,
ठीक है। कंडक्टिंग अ वायर टू बी रेजिस्टेंस फ्री, कंसिडर द कंडक्टिंग वायर टू बी रेजिस्टेंस फ्री, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। देखो कैसा केस है, मैं बोल रहा हूँ एक कोई हमने ये बल्ब लगा रखा है ऐसा, और इस बल्ब से एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, जो बैटरी कितने वोल्ट की है, तो ये 8 वोल्ट की है, 8.0 वोल्ट की, और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। और जो इससे करंट फ्लो हो रहा है, आई ये करंट फ्लो हो रहा है कितना, 2.0 एम्पियर। तो ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे, इनका रेजिस्टेंस लेस सपोर्ट आर होगा। और बोला क्या गया है कि जो वायर है उसको हमें समझना है कि रेजिस्टेंस फ्री है, मतलब जो भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो कुल मिला जुला के ये बल्ब ही ऑफर कर रहा है। कौन ऑफर कर रहा है, ये बल्ब ही ऑफर कर रहा है, और कोई ऑफर नहीं कर रहा, क्योंकि वायर, वी हैव टू कंसिडर दैट वायर इज रेजिस्टेंस फ्री। अगर रेजिस्टेंस फ्री है तो टोटल जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड है वो कौन है, या तो वायर है या तो बल्ब है। अब वायर रेजिस्टेंस फ्री है तो भैया रेजिस्टेंस दे कौन रहा होगा, रेजिस्टेंस दे रहा होगा बल्ब। तो ये बल्ब टोटल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और टोटल बैटरी का जो वोल्टेज है 8 वोल्ट है, करंट ये। तो हम लिख सकते हैं यूज फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। हम अगर ओम्स लॉ का यूज करते हैं, तो ओम्स लॉ का यूज करते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज V लगा है और उस सर्किट का रेजिस्टेंस R है, तो करंट कितना उसमें फ्लो करेगा, I फ्लो करेगा। तो हमें निकालना क्या है, R की वैल्यू चाहिए, मतलब V अपॉन I की वैल्यू चाहिए। बोलो, तो वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज 8 वोल्ट है, और करंट कितना है, तो 2 का फ्लो हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये 4 ओम की बात हो रही होगी कि भैया जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा कितना हो रहा होगा, 4 ओम हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। VI graph for two conducting wire A and B are also shown as if both wire of same length. लेंथ कितनी है, सेम है, सेम डायामीटर है, सेम वायर भी है, ठीक। चलिए अच्छा, रेजिस्टिविटी की बात की जा रही, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो ये होता है रो इंटू एल अपॉन का ए। और अगर हमें पता है कि सेम लेंथ है, मतलब कोई भी अगर दो वायर की बात हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस मान लो अलग अलग होगा, तो R1 बराबर रो वन इंटू एल अपॉन ए हम ये बोल सकते हैं, और R2 बराबर क्या बोल सकते हैं, तो R2 बराबर रो टू बोल सकते हैं, इंटू सेम लेंथ है अपॉन सेम एरिया भी है, क्योंकि डायमीटर सेम है। जब डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है, तो हमारी एरिया भी क्या हो जाएगी, सेम ही होने वाली है। लेंथ से खैर फर्क पड़ने वाला है नहीं, बट डायमीटर सेम है तो रेडियस सेम होगी, रेडियस सेम होगी तो एरिया सेम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सर्कुलर वायर है, ठीक। अब बोला गया किसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो एल और ए दोनों सेम है, एल और ए दोनों सेम है। अब रजिस्टिविटी उसी की ज्यादा होगी, रो उसी का ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जिसकी रजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, अब रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रजिस्टिविटी ज्यादा। और वी आई ग्राफ में हमें ओम्स लॉ से पता है कि आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई होता है, ठीक। और अगर हम करंट की वैल्यू देखो, हमेशा ऐसी चीजें किया करो कि अगर मैं करंट की वैल्यू को रख दूं सेम, करंट की वैल्यू को रख दूं सेम, अगर आई की वैल्यू को रख दूं बराबर, तो बताओ जिसका V ज्यादा होगा क्या उसी के रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका V ज्यादा उसी केस के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा। बोलो क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ कि R बराबर V अपॉन आई है। तो मैं दूसरा केस भी बताऊंगा, दूसरा तरीका भी जिसमें स्लोप से हम देख सकते हैं, अगर वो केस ना पता हो। मैं बोल रहा हूँ आई शुड बी सेम, अगर आई हमको क्या रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, सेम रख देते हैं, तो क्या V की वैल्यू जिस केस में ज्यादा होगी वही वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए ज्यादा होगी। हाँ, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर I की वैल्यू कुछ रही होगी, I की वैल्यू कुछ रही होगी, तो सेम I के लिए यहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ होगी V की वैल्यू, ये मान लेते हैं V1, VA मान लीजिए। अगर सेम I के लिए ऊपर वाले ग्राफ की अगर V चेक करते हैं, तो यहाँ से अगर सेम, तो ये क्या हो जाएगा, VB। अब देख के ग्राफ से इतना समझ सकते हैं कि VB ज्यादा है किससे, VA से। जब VB ज्यादा है VA से, तो रेजिस्टेंस ऑफ B भी ज्यादा होगा किससे, RB से, RA से। बोलो ये बात हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। और जब रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसी का भाई यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ R के प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी किस क्या है, डायरेक्टली ज्यादा होगा किसका, रो B का, किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में। तो ये चीजें हम रिलेट करके लिख सकते हैं। यहां से समझोगे कि फॉर सेम I R is directly proportional to V, if R is directly proportional to rho then V is directly proportional to rho, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। या फिर चेक करने का तरीका हो कि जब V और I का, I और V का नहीं, V और I का ग्राफ हो, तो जिसका ये वाला स्लोप, जिसका ये वाला स्लोप, इसका कितना है, A है, और इनका कितना होगा, तो इनका होगा B, इनका कितना होगा B। अब जिसका ये चीज ज्यादा होगा
उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है, जिसका ये स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका इस एक्सिस से झुकाव ज़्यादा होगा भैया, जितना ऊपर उठा होगा उसका उतना ही रेजिस्टेंस होने वाला है। तो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा थोड़ा, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा, उनका रेजिस्टेंस कम। क्लियर है? गिव रीजन फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज हायर फॉर द बी, सो दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ बी विल बी हायर देन ए। ठीक, ये बात आप क्लियरली वहां पर मेंशन कर सकते हो, उसको लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। अब चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड हीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस यहाँ लिख लो पहले, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 300 ओम है, इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई फॉर टाइम बराबर कितना है, तो टाइम बराबर 30 मिनट है। और हमें ये कतई मंजूर नहीं कि हमारी यूनिट एसआई यूनिट में नहीं है, तो इसको ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 30 इंटू 60, और अब ये क्या हो जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, तो 30 इंटू 60 36 1800 सेकेंड हो जाएगा अपने पास। ठीक, हमें इसको हमेशा एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ 10 एम्पियर, इफ करंट की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज 10 एम्पियर close to the filament of the heater, what is the heat produced in this, or from Ohm's law, sorry, from Joule's law of heating, Joule's law of heating, हमें पता है, क्या पता भैया, कि कोई भी कंडक्टर अगर हीट H प्रोड्यूस करा तो ये होगा I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। क्या अपने पास सारी चीजें हैं, हमें यहाँ निकालना क्या था, तो H बराबर निकालना था, यहाँ लिख लेना गिवन डेटा, क्या क्या है गिवन डेटा ये अपने पास, हमें निकालना क्या था, हमें ये निकालना यही था पॉइंट। ठीक, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है अपने पास 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है 300, और टाइम की वैल्यू कितनी है, तो टाइम की वैल्यू है अपने पास 1800। ठीक, तो 0 2 0 यहाँ, 2 0 है 4 0, 2 0 यहाँ 6 0, 18 यहाँ 54, 54 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये आ जाएगा हीट, 54 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हाँ ठीक है, हाँ फाइंड द हीटर, और यही हमें निकालना भी था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट अगर कर लोगे तो यहाँ पर किलो जूल में भी आप इसको लिख सकते हो, बट लिखने के मेगा जूल लिख लेना। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ आइए। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द पावर डिसिपेटेड पावर in the 9 ohm resistance is 144 watt. ठीक, the potential difference across the 3.6 resistors will be, आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें इसके लिए थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा ओम्स लॉ को, और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कैसे हम ऐसे कर सकते हैं। हमें पता है कि ये पावर कितना दे रहे हैं भैया, 144 वाट, और रेजिस्टेंस कितने का है, 9 वोल्ट का। मैं मान लेता हूँ लेट सपोज ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट अगर बी है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वी ए बी होगा, वी ए माइनस वी बी। और अगर पावर किसी के क्रॉस पी है, तो ये वी इंटू आई भी हो सकता है, वी स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है, और ये आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने पास पावर है, अपने पास रेजिस्टेंस है, हमें चाहिए क्या, तो हमें अगर वी ए बी माइनस मिल जाए, ठीक, हमें क्या मिल जाए, अच्छा हमें क्या मिल जाए, दैट इज बैटरी का पोटेंशियल नहीं दिया गया है क्या, बैटरी का पोटेंशियल अपने पास नहीं है, आई थिंक ये होना चाहिए था। नहीं भी होगा तो हो जाएगा। ठीक, देखो अगर मुझे ये वी ए माइनस वी बी पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से अगर पावर बराबर हम देखें, तो पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर अगर आप यूज कर लो, तो क्या यहाँ से वी निकल जाएगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। देखो इस रजिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी है, 9, पावर कितना है 44, तो पावर को 144 और रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 9 का है। ठीक, ये किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर के। तो v की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट क्या होगी, 144 इंटू 9, 144 का स्क्वायर 12 और 9 का स्क्वायर 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 3, मतलब कितना 36 वोल्ट। 36 वोल्ट मतलब जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा, 36 वोल्ट का होगा। ठीक, तो 36 वोल्ट का ये आ गया। क्लियर है क्या,
अब हमें लेकिन चाहिए इनके क्रॉस, इनके क्रॉस। तो अब हम समझ लें, ये मान लो अपने पास अगर कहीं पर भी ये रेजिस्टेंस है, इनका रेजिस्टेंस हमें चाहिए किसकी वैल्यू, V की वैल्यू, V की वैल्यू चाहिए कितना होगा, ठीक। लेकिन अपने पास है क्या, तो अपने पास सिर्फ है R, कितना भैया 3.6 ओम। हमें और क्या पता हो कि V निकालने, तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें करंट कितना जा रहा है। अगर ये चीज पता हो जाती तो हमारा काम बन जाता, क्योंकि V बराबर I इंटू आर ही होता है। तो V निकालना है, R पता है, लेकिन I और पता चल जाता तो हमारा V इजीली कैलकुलेट हो जाता। तो लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि इसमें करंट I जा रहा था और यही करंट हमें निकालना है पहले, लेकिन हमें पता क्या है, सिर्फ हमें पता है इनका पावर पता था और इनके पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में पता था। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का इक्विवेलेंस कितना होगा, देखो मैं इन दोनों का अगर इक्विवेलेंस बनाऊं, इन दोनों का इक्विवेलेंस, अभी भी ये कितना है, A है, अभी भी ये कितना है, B है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वो 9 और 6 का इक्विवेलेंस है। 9 और 6 का इक्विवेलेंस कितना होगा, 9 × 6/15। तो यहाँ से काटोगे 3 दूना के 6, 3 पंचे, तो 18/5 आएगा, 18/5। तो ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये कितने का लगा है, 15/8 वोल्ट का लगा है, 15/8 वोल्ट का लगा है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आई थिंक 3.6 ओम ही आएगा, क्या 3.6 ओम ही आएगा, देखो सॉल्व करके, हाँ 3.6 ही आएगा। अब फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत वैसे भी नहीं थी अगर आप कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव माहौल से सोचते तो, कि अगर एक बैटरी लगी है, कोई भी V वोल्ट की बैटरी लगी है, और दो एक कम्बिनेशन जो मिलके 3.6 ओम दे रहा है, एक कम्बिनेशन जो खुद में 3.6 है, तो अगर ये V होगा तो ये इसमें V/2 बटेगा और इसमें भी V/2 बट जाएगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, बटता है और इक्वली बट जाएगा अगर सेम रेजिस्टेंस है तो जितना इनका होगा उतना ही। तो VAB कितना आया था हमारा, VAB आया था 36 वोल्ट, तो आंसर ही 36 वोल्ट ही है, आंसर 36 वोल्ट ही है। आपको सॉल्व नहीं करना है, MCQs है तो आंसर सॉल्व नहीं करना है, लेकिन सॉल्व करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि VA माइनस VB कितना है, तो ये है हमारे पास I इंटू आर के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है 3.6। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना था, तो रेजिस्टेंस था अपने पास, नहीं VAB माइनस ये कितना था, तो ये था अपने पास 36, ये था 36, 3.6 नहीं 36, और ये है 3.6, तो यहाँ से काटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर, कितना 10 एम्पियर। मतलब ये जो करंट होगा, ये टोटल जो करंट आ रहा होगा 10 एम्पियर का आ रहा होगा, तो यहाँ से भी टोटल करंट कितना जाएगा, 10 एम्पियर का जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के इसमें जो करंट आ रहा था वो कितने का आ रहा है, 10 एम्पियर का। तो ये इसमें कुछ बट गया होगा, कुछ इसमें बट गया होगा, लेकिन आफ्टर रिकम्बिनेशन यहाँ जाके क्या होगा, रिकम्बाइन होकर फिर से कितना बन जाएगा, 10। तो इस वाले रेजिस्टेंस में पहुंचेगा कितना, 10 एम्पियर। तो यहाँ से हमको 10 पता चल गया। ओम्स लॉ लगा लीजिए, तो V बराबर I इंटू आर होता है क्या, हाँ, तो 10 और रेजिस्टेंस कितना है 3.6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े। एन इरेक्ट इमेज, देखो जितने भी तरीके के सवाल है सारे हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे एक एक करके जल्दी जल्दी से। एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट है पहले ही बता दिया गया 3 टाइम्स, मतलब HI जो है वो 3 टाइम्स ऑफ HO है, ठीक। 3 टाइम्स ऑफ इमेज द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन बेसिकली कितना दे दिया गया आपको, मैग्निफिकेशन इज 3, और दोनों प्लस का 3, ये भी दिमाग में रखिएगा, इरेक्ट बोल दिया गया। विद कॉनकेव मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 36 सेंटीमीटर, मतलब फोकस कितना होगा, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर, ठीक। माइनस का क्यों लिखा हूं, मिरर अपने पास क्या है, कॉनकेव है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बिना अगर पेन चलाए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अगर, तो लेट सपोज कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात, वैसे होगा नहीं क्योंकि सारी वैल्यूज 18 से कम है, ठीक है, सारी वैल्यूज 18 से कम है। तो हम यहाँ देखें तो HI/HO कितना है, तो HI/HO है अपने पास 3, ये बराबर होगा -V/U के, ठीक है। मतलब जो हमारा V की वैल्यू है, V की वैल्यू -3U के बराबर है। ये पहली चीज हमारी कहाँ से, फ्रॉम मैग्निफिकेशन फार्मूला। अब मिरर फार्मूला यूज करें तो 1/V + 1/U = 1/F। हमें चाहिए क्या, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, U चाहिए। तो V की वैल्यू हमें रख देना यहाँ पर 1/-3U, और ये माइनस का U ही रहने दीजिए,
ठीक, माइनस का यू ही रहने दीजिए, चलिए, या तो इसको प्लस ही रहने दीजिए ऐसे ही, और यहाँ पर माइनस का 1/-18 आ जाता है। ठीक, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम कितना आएगा, 3u आएगा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 3 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, तो माइनस का 1/18 बचेगा। ठीक, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 3u है, इसका ध्यान ध्यान रखिएगा। ठीक, ये 2 आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 36, और इधर कितना है, तो माइनस का 3u ये है, तो 3 से कट गया 3, और ये 2, तो माइनस u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर -12 आ गया, मतलब u की वैल्यू कितनी है, तो -12 सेंटीमीटर है। करेक्ट आंसर हो गया -12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कुछ नहीं किया, यहां से v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u ले आया, क्योंकि मुझे u ही चाहिए था, v की कोई जरूरत थी नहीं हमको। ठीक, तो मैंने यहाँ v को रिप्लेस कर लिया, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो चाहिए क्या था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए था, u की वैल्यू चाहिए थी। तो हमारे इस इक्वेशन में दो वेरिएबल थे, पहला v था और दूसरा u था, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ u था, बट हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम v को भी u के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो चीज कहाँ से कर सकते थे, तो यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ये काम हमने किया कि v को भी u के ही टर्म्स में ले आए, तो यहाँ भी u ही आ गया, यहाँ पर भी u आ गया। और अब इस इक्वेशन में देखोगे, इसके बाद की जो इक्वेशन उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। बट एक इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं सॉल्व हो सकता। ठीक, जितने वेरिएबल है मिनिमम उतने इक्वेशन होने चाहिए अपने पास। क्लियर है, तो यहाँ से आ गया -12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। A student conducts an experiment using convex lens. He places the object at a distance of 60 centimeter in front of the lens and observe that the image is formed as the distance. अच्छा, इस प्लेस ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है वो कितनी है, u बराबर -60 सेंटीमीटर, हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ लिखो। और जो ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द लेंस का मतलब प्लस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, देखो पावर ऑफ लेंस जो होती है वो 1/f होता है, लेकिन f शुड बी इन मीटर, लेकिन ये 100 हो जाता है अपॉन f अगर सेंटीमीटर में है तो। ठीक है, इट मींस अगर मैं मिरर फार्मूला की बात करूं तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में रखना है और मुझे पावर चाहिए तो पावर बराबर क्या होगा, 100 अपॉन f होगा, लेकिन ये भी किस में, सेंटीमीटर में। मतलब मैं इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 अपॉन v प्लस 100 अपॉन u, ये भी बोल सकता हूं, या फिर ऐसे बोल सकता हूं 100 का मल्टीप्लीकेशन 1/v प्लस 1/u। बोलो, लेकिन तब v और u किस में होंगे, v और u सिर्फ किस में होंगे, तो वो सेंटीमीटर में होंगे। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में ही है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पावर जो निकालना है बेसिकली वो 100 टाइम्स ऑफ 1/v प्लस 1/u ही होता है। बोलो, यही होता है क्या? एक और फॉर्मूला अपने पास आ गया, लेकिन तब जब v और u किस में, सेंटीमीटर में। तो हमें बस यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, 1/30 रखना है, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 60, एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ये प्लस का 2 माइनस का दिस, तो ये आ जाएगा 1/60। देखो 1 में से हाफ घटा रहे हैं बेसिकली, तो -60 1/60 आ जाएगा। तो ये कटेगा तो 10/6 5/3, तो पावर की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। देखो ये 100 था, अच्छा यहाँ तो चलेगा ही नहीं, ये 100 था इंटू 1/60 आ जाएगा ये। ठीक, यहाँ से काट लो एक, यहाँ से 5, यहाँ से 3, तो 5/3 आ गया अपने पास ऑप्शन डायोप्टर। जो भी ऑप्शन हो वो करेक्ट हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक, ठीक है, 1/f की वैल्यू और 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आ जाएगा। ये सही है, पावर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5/3 डायोप्टर ही होगी, और यही करेक्ट आंसर है। चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉजिट्रॉन इंटर्स, पॉजिट्रॉन का क्या मतलब भैया, एक पॉजिटिव पार्टिकल की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरह इसको ट्रीट करके देखिए। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक, पॉजिट्रॉन इंटर्स, अब मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिट्रॉन ऊपर जा रहा है एट द राइट एंगल टू सोन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस। देखो हमें क्या करना है, फिर से आ जाइए लेफ्ट हैंड रूल पर।
फादर मदर चाइल्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर, तो इनको इधर लेके जाना है, लेकिन इनको कहाँ लेके जाना है भैया, ऊपर। तो ये ऐसे कर लो, देखो इनको तो फिक्स कर लिया, अब हाथ को घुमा सकते हैं ऐसे ऐसे, ये वाली डायरेक्शन फिक्स है, ये डायरेक्शन फिक्स हो गया, ये चार्ज कहाँ जा रहा है, ऊपर। थंब देखो कहाँ दिख रहा है तुमको, थंब दिख रहा है क्या, इनटू द बोर्ड, इनटू द पेज, इनटू द बोर्ड, तो यहाँ इनटू द बोर्ड हो जाएगा, इनटू द पेज हो जाएगा आंसर। ठीक, आ जाइए अगले पर। करेक्ट पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर लूप इज, और ये जो सवाल है ना वो एनसीईआरटी के हिसाब से सही है, लेकिन एक्चुअली अगर बाय डेफिनेशन चलोगे तो एनसीईआरटी में भी ये गलत दिया हुआ और यहाँ पर भी गलत दिया हुआ, दोनों जगह ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गलत दी गई हैं दोनों जगह। ठीक, बट हमें मान के चलना है भाई वही सही है। देखो, द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज, तो करंट कैरिंग मतलब करंट कहाँ से जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा यहाँ से, करंट जा रहा होगा इस सर्कुलर लूप में, ऐसे करंट जा रहा होगा ऐसे, और ऐसे बाहर आ रहा होगा, यहाँ से तो जा रहा होगा, यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक, और मैंने बोला था कि ये चारों को एक ही डायरेक्शन मानिए, ऐसे। ओहो, एक वो सोलेनॉइड वाले में आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी, राइट हैंड पाम यूज, ठीक, राइट हैंड का यूज करना था, ये मैंने ऐसे कर दिया था। ठीक, चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे अगर हम यूज करते हैं तो फील्ड लाइंस ऐसी निकलनी चाहिए थी। पहले तो ये बात समझ जाना कि अंदर डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन यहाँ रिवर्स हो गई है तो ये चीज़ ऐसे ही कट हो गई है। ठीक, अंदर की डायरेक्शन दोनों तरफ सेम होगी, यहाँ रिवर्स हो गई है, गलत हो गई है। यहाँ बीच वाली रे डायग्राम को नहीं बनाया गया है तो ये भी गलत हो गया है, और डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को मारिए, निकलिए। अब देखिए करंट कहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, करंट आ कहाँ से रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। इसके हिसाब से अगर चलें तो भैया ऐसे हम अगर देखें तो, लेकिन हमारा राइट हैंड यूज हो जाना चाहिए, इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर देनी चाहिए इनको, ये जो डायरेक्शन है ना जस्ट इसकी अपोजिट होनी चाहिए, अगर ये ऐसी है तब तो करेक्ट है, लेकिन वैसे यहाँ रॉन्ग दे दिया गया, सो दैट्स हम अब फिर भी इसको अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी यही करेक्ट है, इसको मानते हुए चल रहे हैं। ठीक, चलिए, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड द वर्टिकल करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। यहाँ देखो अगर ऐसा कुछ वायर है, एक हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ऐसा कुछ वायर हमको देखने को मिला, चलो इसको और इरेज कर लेता हूँ, मैं फिर से बनाता हूँ। मान लो ये कोई एक वायर है जो इस कार्डबोर्ड से पास करता हुआ जा रहा है, ठीक, ऐसा कुछ। ठीक, अब इस कार्डबोर्ड पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। अब एक बात समझ जाओ, बस इतना समझना कि हम जब भी देखेंगे हमको डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिलने वाली, हम जब भी देखेंगे हमको डायरेक्शन कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलने वाली। ठीक, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ऊपर वायर जा रही है, इसको ऐसे कर्ल कर लो, ऐसे कर्ल कर लो, तो यहाँ से जो बनेगी वो फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, बनेगी तो सर्कुलर ही, बनेगी तो सर्कुलर ही। बट ये थंब रूल जो कर्ल करने वाला कि भैया यहाँ राइट हैंड थंब रूल ऊपर लेके जाइए, करंट की डायरेक्शन कहाँ ऊपर, इसको कर्ल करा लो, इसको कर्ल करा लो, इसको कर्ल करा लिया हमको, तो ये चीज़ ऐसे मिल रही है, ये चीज़ ऐसे मिल रही है, ये चीज़ ऐसे मिल रही है, और इधर क्या होगा, ऐसा चला जाएगा। बस ये डायरेक्शन मिलने वाली है, ये डायरेक्शन हमको मिलने वाली है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते, कुछ नहीं, इसको ऊपर करो, इसको कर्ल करा लो, इसको कर्ल कराओगे तो देखो ये ऐसी ही आ रही है, ऐसी आ रही है, ऐसी लेफ्ट वाली पार्ट इधर खींच के आ रहा है, और इधर वाला पार्ट देखो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये अंदर खींच दो, ये वाला बाहर की तरफ खींच दो। ठीक, नेम एंड स्टेट द रूल विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन, हम बोल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। सो इन द वी हैव टू प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and curl our remaining 4 fingers, then the direction of curling of the 4 fingers will be give the direction of magnetic field। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, तो आपको ये राइट हैंड थंब रूल यहाँ लिख देना है, राइट हैंड थंब रूल आपको यहाँ लिख देना है कि अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करें और रिमेनिंग 4 फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग 4 फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। द इमेज शोज अ लाइट रे डायग्राम ऑफ द ग्लास प्रिज्म, वेरियस एंगल्स आर लेबल्ड इन द इमेज। ठीक, विच एंगल शोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ पहले, ये एक प्रिज्म है और आपको इसको इस तरीके से समझना है कि कोई एक मीडियम ये है, मीडियम 1, और बाहर मीडियम कोई दूसरा है, मीडियम 2। लेट्स सपोज कि यहाँ से एक वाइट लाइट जाती है और यहाँ फॉल करती है,
तो फॉल करने के साथ साथ ये पहला मीडियम का सरफेस होगा जिस पर हमने नॉर्मल खींचा। तो ये नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल है वही क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो। फिर इसके बाद हो सकता है कि ये जानी चाहिए थी कैसी भैया, ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये चली कैसी गई, ऐसी। क्यों? क्योंकि अंदर क्या था, डेंसर था। M1 जो था वो ज़्यादा था किससे, M2 से, ठीक, डेंसर था। M1 इज ग्रेटर देन M2। फिर अगर हम देखें तो फिर से दूसरी बाउंड्री, जहाँ जहाँ बाउंड्री मिलेगी वहाँ वहाँ नॉर्मल खींचेंगे, यहाँ नॉर्मल खींच दीजिए। अब फिर से ये जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये कहाँ जाएगी, अवे जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर से ये M1 से किस में जा रही है, M2 में जा रही है। M2 से M1 यहाँ जो है वो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है, फर्स्ट सरफेस का मीटिंग पॉइंट है जहाँ से वो किसी बाउंड्री में जा रही है। यहाँ से ये दूसरा पॉइंट है, ठीक। तो फर्स्ट यहाँ पर बाउंड्री मिला, एक बाउंड्री यहाँ मिला, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल है अपना ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ई, जिसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर देखो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई ना, अपनी पाथ से बेंड हुई है। ये क्या था, तो नॉर्मल रे था। नॉर्मल रे से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर। अब इसी को कंपेयर करते हैं, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस एंगल इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है ये। ठीक है, और टोटल अगर इसको आप पीछे की तरफ इसको खींचते हैं, ये वाली रे को पीछे की तरफ, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। कि टोटल पाथ ऐसे पहले जा रही थी, लेकिन अब किधर जा रही, इधर जा रही है। इन दोनों को मिलाइए, जहां इन दोनों का मीटिंग पॉइंट हो, फिर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ले लीजिए। ये देखो, इनिशियली टॉर्च हमने जलाया तो ये लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी, बट ड्यू टू प्रिज्म के आ जाने से अभी कैसी जा रही, ऐसी जा रही। तो टोटल अपनी पाथ से कितना बेंड हो गई है, तो टोटल अपनी पाथ से ये इतना बेंड हो गई है, इतना बेंड हो गई अपनी पाथ से। वही क्या है, डेविएशन एंगल। तो यहाँ हम देखें तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट है, तो एंगल ए जो होगा वो आई के बराबर होगा। और यहाँ जो ये अगर ये लाइट रे जा रही है तो ये नॉर्मल था ही, तो ये एंगल डी जो होगा वो आर के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ए एंड डी, ए एंड डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आई थिंक करेक्ट होगा आप सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इमेज शोज द रे डायग्राम ऑफ द डिफेक्टिव आई, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, डिफेक्टिव आई है अपने पास। अच्छा देखो, ये अपने पास क्या होगा, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ये क्या होगा, नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई। ठीक, क्योंकि बिहाइंड रेटिना बनना, और बिहाइंड रेटिना जब भी बनता है तो हाइपरमेट्रोपिया करके, मायोपिया का नहीं, हाइपरमेट्रोपिया का, जिसमें आपको दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ नियर पॉइंट। नियर पॉइंट की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, बट 25 से भी कम हो चुकी है, या 25 से, हाँ 25 से भी कम हो चुकी है। ठीक है, और कम हो गई है, हो सकता है 20 तक, 25 से दूर की दिख रही है। नहीं, बेसिकली ये उल्टा मैंने यहाँ बना दिया। आई थिंक ये होना चाहिए नियर पॉइंट ऑफ आई, और ये नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है, मतलब ये 25 सेंटीमीटर का पॉइंट है, और ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो वैल्यू वो 25 से ज़्यादा है। मतलब मुझे हो सकता है कि जो वैल्यू 25 पर जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो अब नहीं दिख रही होगी, जबकि नॉर्मल आई के केस में बिना आई के स्ट्रेन दिए हुए, कोई भी आई में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स हैं हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो खिंच जाती हैं जब हम 25 सेंटीमीटर से और पास की चीज़ें देखने की, फोकस करने की कोशिश करते हैं। पेन को देखो, 25 सेंटीमीटर जब पास में देखोगे तो आप पेन महसूस होगा आपको आंखों में, क्योंकि उस टाइम पे सिलेरी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, स्ट्रेच हो रही है, तो ड्यू टू इलॉन्गेशन उसमें क्या होती है, पेन होने लगती है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है भाई कि 25 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही, क्योंकि उसकी जो इमेज बन रही है बिहाइंड रेटिना बन रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको और कॉन्ट्रैक्ट करा देना। देखो, और कॉन्ट्रैक्ट कराना है, और इसको क्या करना है, कन्वर्ज कराना है क्या, और इसको कन्वर्ज करा देना। जब कन्वर्ज कराना हो तो कन्वर्जिंग लेंस लग जाएगा, तो ये ए और डी, बी तो कैंसिल हो गया, सी और डी बचा। हम जैसे ही इस पर कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, तो इमेज बननी चाहिए अपनी इस पॉइंट पर, रेटिना पर। और ये कोई भी ऑप्शन आई थिंक इसमें सही नहीं बनाया गया है, क्योंकि बी, सी और डी तो सेम ही ऑप्शन हो गया। तो इसको आप ऐसा कर लेना कि इसको यहाँ मिला देना ऐसे, अगर ये वाली, अब ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये करेक्ट हो जाएगा डी वाला, जब वो वहाँ मिल जाएगा लेंस लगने के बाद। लेंस लगने से पहले और लेंस लगने के बाद की भी कहानी सेम ही बताई गई है, बस इसीलिए गलत है। ये जो यहाँ इमेज बना इसको शिफ्ट करा लेना यहाँ, तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक, क्लियर है। देखो ये चीज कैसे मैं बता पा रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें इस चीज को यहाँ करना है, मतलब ये जो लाइट रे ऐसी थी उसको और बेंड करना है और पहले ही मिला देना है, और पहले ही मिला देना। क्या इस चीज को मुझे अंदर की तरफ लेके जाना है, और अंदर की तरफ लेके जाने का मतलब कि कन्वर्ज करना है, और कन्वर्जिंग होना चाहिए, थोड़ा सा और कन्वर्जिंग कुछ हो जाता तो शिफ्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ खिसक जाता। तो कन्वर्जिंग अगर शिफ्ट करना है तो नो डाउट जो लेंस लगेगा वो कौन सा लग रहा होगा, कन्वर्जिंग लेंस ही लगना चाहिए, तो वो कन्वर्जिंग लेंस ही लगेगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट फॉर द हाइपरमेट्रोपिक आई, और हाइपरमेट्रोपिक आई होगा तो नियर पॉइंट जो उसका होगा, और इमेज जो बनती है वो बिहाइंड रेटिना बनती है। इसमें जो समझ जाना कि जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड रेटिना बनती है, बिहाइंड रेटिना, आंख में नहीं बनती भैया, रेटिना के भी पीछे बनती है, तो रेटिना के पीछे सिर्फ एक इमेज बन रही है, ये वाली। ठीक, तो ये परफेक्ट है। और ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये नियर पॉइंट का केस होगा, 25 सेंटीमीटर वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। A student has focused the image of an object of height 3 cm on screen, concave mirror, focal length if the distance, और ये आप कर सकते हो क्योंकि ऐसा सवाल मैंने अभी कुछ देर पहले कराया था, तो दिस शुड बी होमवर्क। ठीक है, चलिए आइए। An object is placed in front of the concave lens, लेंस का कोई सवाल नहीं किया तो कर लेते हैं इसको। ऑफ फोकल लेंथ f, जो फोकल लेंथ गिवन है कितना है, f, गिवन डेटा लिखिए पहले, f है। If the distance of the object from the lens is 2f, मतलब u की जो वैल्यू कितनी है, माइनस का 2f। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो दैट द फॉर्मेशन, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, -2f पर रखा गया, तो इमेज भी कहाँ बन रहा होगा, +2f पर बन रहा होगा। नो डाउट मैग्निफिकेशन कितना होगा, -1 हो जाएगा। ये अगर f वाला पॉइंट है तो ये भी कितना होगा, f होगा, ये बेसिकली f2 होगा, ये f1। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, 2f2 1 पर रखा गया, तो यहाँ पर कहाँ है, 2f2 पर है। इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखी गई तो इमेज भी बनेगी यही, ये वाला केस आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम पैरेलल लेके जाएंगे तो वो यहाँ से पास करती हुई जाएगी, और अगर यहाँ से हम इसको पास कराते हुए जाएंगे तो ये यहीं पर कटेगी, और सेम पॉइंट पर कट भी रही है, एग्जैक्ट कट भी रही है। देख लो ऐसा कुछ बनेगा। बस दो रे डायग्राम, दो रे को लेना है, एक पैरेलल ले लो, तो पैरेलल वाली हमेशा पास करेगी फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए, वो एज इट इज पास कर जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली एज इट इज पास कर जाएगी, और दोनों जहाँ कट करेंगी वही हमारे इमेज का पॉइंट होगा। अगर 2f1 पर रखा है आपने तो ये बनेगा भी कितने पर, 2f2 पर ही बनेगा। ठीक, क्लियर है। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन ये अगर सेम आ जाएगा, क्योंकि v/u होता है, तो v कितना है, प्लस का 2f, और ये कितना माइनस का 2f, और दोनों कटेगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 हमेशा क्या बताता है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड को ही बताता है, ये बात आपको मैंने भी बताई। और 1 क्या बताता है, 1 बताता है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक, मैग्नीट्यूड रिलेटिव साइज को बताता है, लेकिन जो साइन है वो रिलेटिव नेचर ऑफ इमेज को बताता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A student has focused the image of the candle on a white screen using convex lens. The situation length of the flame is height of flame. Basically height of object कितना है, 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम कितना, u कितना है, 16 सेंटीमीटर। इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द लेंस कैलकुलेट द वेरिएशन। कर सकते हो बट चलो मैं करा ही दे रहा हूँ। अपने पास क्या है, HO है, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। फोकल लेंथ किसकी केस के लिए, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का कितना, 12 सेंटीमीटर। और u कितना, तो u बराबर माइनस का 16 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ द इमेज, v चाहिए, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूजिंग लेंस फार्मूला। तो 1/v बराबर कितना होगा, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 1/f 1/v बराबर कितना होगा, 1/f की वैल्यू कितनी है, 12, और ये माइनस का 1/16। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए 48, तो 12 चौक और ये 16 यहाँ। ठीक, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 1। v बराबर कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। बोलो कोई समस्या, कैलकुलेशन में भी नहीं होनी चाहिए। देखो 12 है और वो ये दिस परफेक्ट है। यहाँ HI/HO यूजिंग मैग्निफिकेशन फार्मूला,
V बाई यू, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो एच आई कितना होगा, V बाई यू इंटू एच ओ। तो V की वैल्यू कितनी है 48, और H की वैल्यू कितनी, U की वैल्यू कितनी है -16, और H की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 2, तो ये काटेंगे 16 3 48 माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। नो डाउट इन्वर्टेड ही बनेगा, ये माइनस का 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो दोनों चीजें आ गई अपने पास, एच आई भी आ गया और V भी आ गया। V पॉजिटिव का आया, मतलब कहाँ बनेगा, बिहाइंड द लेंस बन रहा होगा, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव का आया, मतलब इन्वर्टेड बन रही। तो दोनों चीजें हो गई। अगली चीज, अब ये आपके लिए होमवर्क है। क्यों होमवर्क है, देखो ध्यान से। एक केस मैंने बताया कि बिहाइंड रेटिना बनता है तो हाइपरमेट्रोपिक का केस है, हाइपरमेट्रोपिया का केस। लेकिन अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है तब किसका केस होगा, जो बचा वही होगा। ठीक, वो आप करोगे। डिफेक्ट ऑफ विजन, लिस्ट 2 कॉजेज बताना है। इलोंगेशन इन आई बॉल होगा, इलोंगेशन ऑफ लेंस होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये बताना है। नेम द टाइप, अब बताना है आपको क्या करना है। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, यही कन्वर्ज हो रही है, इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करना है, यहाँ पे बनवाना है, यहाँ पे बनवाना है। तो इस चीज को क्या बाहर की तरफ लेके आना है, रे को बाहर की तरफ लेके आना है, तो डाइवर्ज कराना है। तो लेंस कौन सा लगेगा, ये आप हिंट इतना पा चुके हैं। ठीक, और ये सवाल भी मैंने अभी कुछ देर पहले कराया था, तो भी आप कर लीजिएगा एक बार। ठीक, और इतनी कहानी हो जाती है आपकी पूरी की पूरी सेशन की कहानी खत्म। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको अभी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। तो जिनको भी अभी नहीं पता उसके बारे में, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम @रैंकर्स बोर्ड्स, जिसमें बहुत सारे अभी मैं न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, कुछ थ्योरेटिकल प्रैक्टिस भी क्वेश्चन पेपर और भी देने वाला हूँ, और मैंने दिया भी है बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, उनको देखते हुए चलना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए जो आपके बोर्ड की एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो उनको जरूर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। और इस वीडियो में भी जितने तुमने देखे, हर एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करो, और जो भी प्रॉब्लम तुम्हें लगे कि थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो रही है, तुमसे मिस्टेक हुई थी, उस चीज को तुम फिर से क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।